नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रयस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूजीसी नेट 2004 के आर्कियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक दोस्तों जो आर्कियोलॉजी के पेपर्स हैं दोस्तों उसको डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जिसके क्रम में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं अर्थात 2004 से लेके दोस्तों 2022 तक के जो भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर हैं उनके बारे में। दोस्तों, यदि आप भी आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारे पेड कोर्स के माध्यम से जुड़कर आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत ही कम फीस में दोस्तों आप आर्कियोलॉजी की यूजीसी नेट की दोस्तों प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको पीडीएफ, नोट्स मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे आपको, जो मॉडल पेपर है एग्जाम के दोस्तों जो हेल्पफुल होगा वो मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे हम लोग एमसीक्यूज और जो आर्कियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे आपको दोस्तों। साथ में जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी दोस्तों वो भी आपको मिलेंगी दोस्तों। यदि आप भी आर्कियोलॉजी यूनिट प्रिपरेशन करें दोस्तों तो जल्दी से जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि 2004 का दोस्तों ये आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का दोस्तों प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जो आप प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है वो ये है दोस्तों कि द ऑथर ऑफ द बुक लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब दोस्तों जो पुस्तक है जिसका नाम है द लूसी बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन काइंड, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। मैंने इस क्वेश्चन को जब आपसे अलग से वीडियोस बनाई दोस्तों जो आर्कियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स वाली दोस्तों बुक्स थी, उसमें दोस्तों हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था इस सेगमेंट में और बताया भी था दोस्तों कि जो फेमस पुस्तक है दोस्तों जो लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड, इट इज रिटन बाय द डोनाल्ड जॉनसन। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये डोनाल्ड जॉनसन द्वारा लिखी गई दोस्तों पुस्तक है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों इसके यहाँ पर डेविड क्लार्क का भी नाम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब भी आप डेविड क्लार्क को नाम देखेंगे दोस्तों तो एक इनकी बुक है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, जिसका नाम है पीसिंग टुगेदर। क्या दोस्तों? पीसिंग टुगेदर है, वो अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चाहे पीसिंग टुगेदर पूछा जाएगा तो आप डेविड क्लार्क, वहीं पर लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा ये लिखा है डोनाल्ड जॉनसन के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड एट। मतलब दोस्तों भारत में जो पहला पैलियोलिथिक टूल पाया गया था, जो पूरा पाषाण काल का उपकरण पाया गया था, औजार पाया गया था, वो कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, नेवासा, दूसरा भीमबेटका, तीसरा पल्लवरम और चौथा हुंसगी। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सा है दोस्तों। पल्लवरम में दोस्तों इसकी प्राप्ति की गई थी दोस्तों, जहां से हैंडेक्स की प्राप्ति की गई थी दोस्तों। और जो दोस्तों ये पल्लवरम पुरास्थल है, ये एक पैलियोलिथिक साइट है दोस्तों जहां से हमको फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स का प्रमाण मिला है। अब दोस्तों जब भी आप पैलियोलिथिक टूल्स की बात करते हैं दोस्तों तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, पैलियोलिथिक दोस्तों प्री हिस्ट्री का पार्ट है और जैसे ही प्री हिस्ट्री आती है दोस्तों तो आपको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री का नाम जानना आवश्यक हो जाता है। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों, तो सदैव ध्यान रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है दोस्तों, इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री के नाम से अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक जनक के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिन्होंने भारत में जो प्रागैतिहासिक अध्ययन है, प्री हिस्टोरिकल स्टडीज है, इसकी शुरुआत दोस्तों डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा ही की गई थी। वहीं पर दोस्तों भीमबेटका भी यहाँ पर दिया है दोस्तों। भीमबेटका दोस्तों आपका एक रॉक कट आर्किटेक्चर के दोस्तों जाना जाता है और दोस्तों यहाँ से हमको रॉक कट पेंटिंग्स के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इनसे जो जिसका नाम एसोसिएट किया जाता है, जो इनसे संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों, वह है आपके वी एस वाकणकर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एस मठपाल का भी नाम जोड़ा जाता है दोस्तों, लेकिन साथ में वी एस वाकणकर का सबसे बढ़िया जो काम है दोस्तों ये भीमबेटका पे देखने को मिलता है। और यह पुरास्थल दोस्तों हमको मध्य पाषाण काल का अर्थात मेसोलिथिक पीरियड्स के पेंटिंग का भी प्रमाण हमको यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स दोस्तों जिसको कि आप लोग साथ में जानते चलेंगे दोस्तों तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि द फर्स्ट
होमो नीड टू मेक टूल्स वाज, मतलब प्रश्न ये दोस्तों कि जो प्रथम मानव था दोस्तों जिसने कि ये जो टूल्स बनाए वह कौन सा मानव प्रकार था। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मानव का हर प्रकार दोस्तों टूल्स बनाने के लिए सक्षम नहीं था। कुछ ही विशेष दोस्तों आपके प्रकार है दोस्तों जो कि क्या कि जिन्होंने उपकरण बनाए अपने लिए। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दो स्पीसीज हैं, एक है दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस और दूसरा दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, यहाँ पर अफ्रीकेनस नाम दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों होमो इरेक्टस और चौथा दिया गया है होमो सेपियंस। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जाने दोस्तों को जो पहला होमिनिड दोस्तों जिसने टूल का निर्माण किया वह था दोस्तों होमो हैबिलस। ये दोस्तों जो होमो हैबिलस है, वर्तमान में होमो हैबिलस को ही हम सभी दोस्तों प्रथम मानव मानते हैं जिसने कि किसी उपकरण या फिर किसी टूल्स को बनाया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन बरियल्स आर एसोसिएटेड विद, मतलब दोस्तों ये आपसे प्रश्न है कि सबसे प्राचीन मानव दोस्तों जिसने समाधान की प्रक्रिया जो बरियल्स है उसको स्टार्ट किया था दोस्तों, अर्थात उसके बरियल्स हमको प्राप्त हुए दोस्तों, तो वह आपका मैंने आपको बार बार बताया था हर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों कि जो नियंडरथल मानव है, मानव का दोस्तों जो प्रकार है नियंडरथल मानव दोस्तों, इसने दोस्तों सबसे पहली बार जो ह्यूमन बरियल्स है उसको शुरू किया था। इसी वजह से दोस्तों नियंडरथल मैन को एसोसिएट किया जाता है ह्यूमन बरियल्स के साथ दोस्तों, और ये माना जाता है कि दोस्तों जो मानव समाधान की प्रक्रिया है ये नियंडरथल मानव के द्वारा ही शुरू की गई थी। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जब ये होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि द टोंग बेबी फॉसिल वाज आइडेंटिफाइड बाय, मतलब कि दोस्तों जो टोंग बालक या फिर बेबी है दोस्तों उसकी जो हड्डी है जो फॉसिल्स है दोस्तों उसके अवशेष हैं उसको किसके द्वारा पहचाना गया। दोस्तों हमने आपको जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों तो हमने उस समय आपको बताया था रेमंड डार्ट के बारे में, और उसमें हमने बताया था कि 1924 टू 1925 के बीच में दोस्तों जो रेमंड डार्ट दोस्तों इनको एक बालक की हड्डी मिलती है दोस्तों जिनको उन्होंने नाम दिया क्या, टोंग बेबी नाम दिया। और दोस्तों ये जो हड्डी है इसकी पहचान बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से की जाती है दोस्तों, और इसको पहचाना किसने दोस्तों, तो वो पहचाना था आपके रेमंड डार्ट ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है कि लिब्बीज रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड स्टार्टेड इन, मतलब कि दोस्तों जो लिब्बी की बिलियर्ड डिब्बी दोस्तों का पूरा नाम है, उन्होंने दोस्तों जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसकी शुरुआत की थी। आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है घुमा के कि भाई जो रेडियो कार्बन डेटिंग है दोस्तों जो कि C14 पर आधारित है दोस्तों, किस पे, C14 पर आधारित दोस्तों, इस रेडियो कार्बन डेटिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों, यह किया गया था बिलियर्ड लिब्बी के द्वारा दोस्तों। लेकिन कब किया गया था यह पूछा जा रहा है दोस्तों, यह किया गया था 1952 में अर्थात 1952 में। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके जो सभी प्रश्न हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, आपके काम के लगे होंगे दोस्तों। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों एकमात्र हमारा चैनल दोस्तों जो कि आपको आर्कियोलॉजी यूनिट की प्रिपरेशन कराता है दोस्तों, तो जल्दी से एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, कार्यरत हूँ दोस्तों। आप भी दोस्तों बस छोटा सा काम करिए कि बाकी जो भी आपके सहपाठी दोस्तों आर्कियोलॉजी के, प्लीज उनको तो दोस्तों शेयर कीजिए, उनके तक हमारी जो पहुंच है दोस्तों वो जो पहुंचाइए दोस्तों। एकमात्र आप ही दोस्तों जिसके द्वारा हम अपनी पहुंच बाकी अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द कल्चरल सीक्वेंस फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम, मतलब कि दोस्तों आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि वह कौन सा दोस्तों आपका पूरा स्थल है दोस्तों जहां से हमको कि पूरा पाषाण काल से लेकर अर्थात पैलियोलिथिक पीरियड से लेके दोस्तों मध्य पाषाण काल तक अर्थात मेसोलिथिक पीरियड तक दोस्तों, पैलियोलिथिक में भी वहां पर डिफाइन किया गया है लोअर पैलियोलिथिक अर्थात जो निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक का जो सांस्कृतिक अनुक्रम है दोस्तों वो कहां से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया बेलन वैली, दूसरा दिया गया दोस्तों पाकिस्तान शिवालिक, मतलब जो पाकिस्तान की जो शिवालिक पर्वत श्रेणी दोस्तों वो, तीसरा दिया गया दोस्तों पेड़माली, मतलब दोस्तों जो पेघामली जो आपका क्षेत्र है वो, और चौथा दिया गया दोस्तों आपका बाण गंगा वैली अर्थात बाण गंगा जो घाटी क्षेत्र है दोस्तों वो। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से हमको दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक का एक कल्चरल सीक्वेंस देखने को मिलता है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है दोस्तों
बेलन वैली का दोस्तों, जो बेलन वैली है इसलिए दोस्तों खासकर ये फेमस भी है दोस्तों। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हमको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरफियर के दोस्तों एक अच्छा, एक ऑब्सोल्यूट, एक आपका परफेक्ट हमको कल्चरल सीक्वेंस देखने को मिलता है। वो भी कहां से कहां तक दोस्तों, तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर मेसोलिथिक पीरियड तक हमको देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों बेलन वैली जो है अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है आपके कल्चरल सीक्वेंस के वजह से। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्यूरिन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ, मतलब कि दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि दोस्तों हर एक काल के अपने जो आपके क्या कहते हैं विशेषता है, उनके उपकरणों में हमको दिखाई देती है और उन्हीं उपकरणों की वजह से दोस्तों उस काल को भी हम लोग एसोसिएट कर पाते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं सूलियन टूल्स की या फिर चॉपर चॉपिंग की दोस्तों, तो हम लोग तुरंत चले जाते हैं कहां पर, हम लोग चले जाते हैं लोअर पैलियोलिथिक में। जब हम लोग बात करते हैं ब्लेड एंड ब्यूरिन की दोस्तों, तो हम लोग अपर पैलियोलिथिक की बात करते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोलिथ्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग चले आते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। और जैसे हम लोग पॉलिश्ड स्टोन टूल की बात करते हैं तो हम लोग तुरंत बात करने लगते हैं नियोलिथिक पीरियड की। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि जो ब्यूरिन्स हैं ये किस काल से एसोसिएट करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक दिया है दोस्तों। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड दोस्तों, वहां से हमको ब्यूरिन्स के प्रमाण भर भर के मिलते हैं दोस्तों। और जो ब्यूरिन्स जहां से मिलते हैं दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि दोस्तों वह किस काल के रहे होंगे दोस्तों, तो वह अपर पैलियोलिथिक काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों ब्यूरिन्स का प्रयोग किया जाता था। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो बी होगा वो क्या होगा, सही होगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक आर्ट साइट, मतलब कि दोस्तों जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा पूरा स्थल है दोस्तों, वह कौन सा ऐसा स्थल है जो कि दोस्तों आपके एक शैल चित्रकला के स्थान के रूप में, रॉक आर्ट साइट के रूप में दोस्तों जाना जाता है, जहां से हमको शैल कला चित्र के प्रमाण मिलते हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं पाटने, दूसरा दिया गया दोस्तों जोरवे, तीसरा संगन कल्लू और चौथा दिया गया दोस्तों तारसंग। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो संगन कल्लू दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि दोस्तों एक रॉक आर्ट साइट है दोस्तों। और यहां से हमको रॉक आर्ट के प्रमाण अर्थात शैल चित्रकला के प्रमाण दोस्तों यहां से हमको दिखाई देते हैं। वहीं पर दोस्तों पाटने भी अपने आप में बहुत फेमस दोस्तों, और ये पाटने दोस्तों आपका महाराष्ट्र का एक आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों। फेमस इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां से दोस्तों हमको जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, किसका अंडा दोस्तों, ऑस्ट्रिच का एग सेल, अर्थात शुतुरमुर्ग का जो अंडा है दोस्तों उसका एक छिलका प्राप्त हुआ है दोस्तों। और इस छिलके पर दोस्तों हमको नक्काशी कह लें या डेकोरेशन कह लें, उसके प्रमाण हमको यहां से दिखाई देते हैं। और इसी वजह से आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां पे हमको ऑस्ट्रिच एग सेल पे नक्काशी के प्रमाण दिखाई देते हैं, तो वह आपका पूरा स्थल दोस्तों महाराष्ट्र का पाटड़े पूरा स्थल। वहीं पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी में जोरवे आपको दिया गया दोस्तों, जोरवे एक प्रकार का दोस्तों आपका चालकुलिथिक कल्चर दोस्तों, जिसमें हमने आपको मालवे, जोरवे जो आप आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसके अलावा दोस्तों जो गढ़ेश्वर जोधपुरा आहार है दोस्तों, ये भी हमने आपको डिस्कस किया था क्लास के दौरान और बताया भी था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न ये है कि द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम इज डेटेड टू, मतलब कि दोस्तों जो अंतिम हिम युग है उसकी पराकाष्ठा का समय क्या था, उसका सबसे पीक पॉइंट क्या माना जाता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जो ऑप्शन दिए गए बीपी में है। बीपी का मतलब होता है दोस्तों बिफोर प्रेजेंट, मतलब कि आज से इतना साल पहले। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 40,000 बीपी अर्थात 40,000 साल पहले, दूसरा दिया गया है 18,000 बीपी अर्थात 18,000 साल पहले, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 70,000 बीपी अर्थात 70,000 साल पहले, और चौथा दिया गया है 1,13,000 बीपी अर्थात दोस्तों 1,30,000 वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 18,000 बीपी दोस्तों जो आपका है, अर्थात 18,000 साल पहले दोस्तों जो लास्ट ग्लेशियर है दोस्तों, इसकी पराकाष्ठा का समय निर्धारित किया गया है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि ह्यूमन बरियल्स हैव बीन फाउंड एट द मेसोलिथिक साइट ऑफ, मतलब कि दोस्तों जो ये आपको चार मेसोलिथिक साइट्स के नाम दिए गए हैं मध्य पाषाण काल के पुरास्थलों, दोस्तों ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो कौन सा मेसोलिथिक साइट दोस्तों जहां से हमको ह्यूमन बरियल्स के अर्थात मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है बागूर का, बीरभानपुर का,
टेरिका और आदमगढ़ का। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आदमगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, यहां से हमको दोस्तों जो आपका ह्यूमन बरियल्स है दोस्तों, इसकी प्राप्ति होती है दोस्तों। ये आपका एक मेसोलिथिक साइट है और इसका एक्सकवेशन दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, वह किया था दोस्तों आरवी जोशी ने। किसने किया दोस्तों? जो आरवी जोशी दोस्तों, इन्होंने आपके इस आदमगढ़ जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसके एक्सकेवेटर के रूप में दोस्तों यह जाने जाते हैं दोस्तों। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट आपका आर्कियोलॉजिकल साइट भी रहा है, इसलिए दोस्तों आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यहां से जो है लगातार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोट दीजी वॉज एक्सकेवेटेड बाय, मतलब दोस्तों जो कोट दीजी पुरास्थल दोस्तों, इसको किसने एक्सकेवेट किया था, उसके एक्सकेवेटर का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं एफ ए खान, दूसरा दिया है दोस्तों जॉर्ज डेल्स, तीसरा दिया गया है जीन मैरी कैसल, मतलब कि दोस्तों जॉन मैरी कैसल दोस्तों, और चौथा दिया गया है आपका सर मार्टिमर व्हीलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कोट दीजी दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, एक हड़प्पन साइट है दोस्तों, और इसको एक्सकेवेट है दोस्तों एफ ए खान ने। जो एफ ए खान दोस्तों, इनके जो कोट दीजी आर्कियोलॉजिकल साइट है इसका एक्सकेवेशन किया गया था। आगे चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन डोमेस्टिक कैटल। अब देखिए दो चीजें आती हैं, मैंने आपको पिछले जो पेपर डिस्कस कर रहा था तब भी बताया था, यहां पर भी मैं मेंशन कर रहा हूं। यहां पर आया है डोमेस्टिक केटल की बात कर रहा है। अब यदि पर यहां पर डोमेस्टिक नहीं होता, वाइल्ड की बात करता है, यदि आपके जंगली पशुओं की बात करता, तब आंसर आपका अलग हो जाता। यदि मैं यहां पर डोमेस्टिक बात कर रहा हूं तो इसका सही आंसर होगा बॉस इंडिकस। लेकिन जैसे ही इंडियन वाइल्ड कैटल की बात कैटेगरी करेगा, तब आप कहेंगे बॉस नेमेडिकस। मतलब जब पालतू पशुओं के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। लेकिन जैसे ही भारत के जंतु जो कि जंगली पशु हैं, यदि उनके हम नाम बात करते हैं मवेशियों की, तो वो हो जाएगा आपका बॉस निमेडिकस। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों चीजें हैं दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए चलिए, और जहां पर दोस्तों कंफ्यूजन हो उन चीजों को प्लीज आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और दोस्तों सभी चीजें आपको वहां पर आपको बताई जाएंगी। जो चीजें कंफ्यूजन में दोस्तों, आप चाहें तो हमें कॉल करके या मैसेज करके दोस्तों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है कि द ऑथर ऑफ द बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया इज, मतलब कि दोस्तों जो आपकी पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं वॉल्टर फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, डीएच गॉर्डन और एफ ए दुरानी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैंने आपको बताया भी था, ये आपके बाकी जो पेपर हैं उनमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन दोस्तों, और ये लेखक है दोस्तों स्टुअर्ट पिगट। दोस्तों स्टुअर्ट पिगट ने दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है उसको लिखा है। और दोस्तों स्टुअर्ट पिगट का नाम इसलिए भी आता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है भाई साहब, कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम जरूर सुने होंगे दोस्तों, जिसमें सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। दोस्तों जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इन्होंने स्टुअर्ट पिगट ने दोस्तों इनको एक साथ में क्या कहा है दोस्तों? तो इन्होंने जुड़वा राजधानी कहा है, अर्थात ट्विन कैपिटल के रूप में दोस्तों इन्होंने बताते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में संबोधित किया है दोस्तों, तो वह है आपके स्टुअर्ट पिगट। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेटेड राइस इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम, मतलब कि दोस्तों भारत में जो उगाए गए धान के प्राचीनतम अवशेष हैं, जो प्राचीनतम प्रमाण है, ये कहां से हमको देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कोल्डीहवा, दूसरा इनाम गांव, तीसरा आहत और चौथा काय था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें मैंने बताया था जब हम लोग कोल्डीहवा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने बताया दोस्तों कि यहां से कोल्डीहवा से दोस्तों हमको अर्लीस्ट एविडेंस अर्थात सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हो रहा है राइस का नहीं, धान का नहीं, बल्कि कल्टीवेटेड राइस का, अर्थात उगाए जाने वाले धान का प्रमाण प्राप्त होता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो कल्टीवेटेड राइस का प्रथम प्रमाण कहां से देखने को मिलता है? कोल्डीहवा आर्कियोलॉजिकल साइट से देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि द साइट ऑफ वैशाली वाज एक्सकेवेटेड बाय, मतलब दोस्तों जो आपका वैशाली पुरास्थल है ये किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए के नारायण, बीपी सिन्हा,
के सिन्हा और टी एन रॉय। दोस्तों जो आपके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, यदि वैशाली की बात करते हैं दोस्तों, तो वैशाली एक्सकेवेट किया गया दोस्तों आप किसके द्वारा, वीपी सिन्हा के द्वारा। जबकि दोस्तों ए के नारायण के द्वारा एक्सकेवेटेड साइट का भी नाम पूछा जाता है दोस्तों, और वो साइट है दोस्तों आपकी राजघाट। क्या है दोस्तों, जो राजघाट आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, ये एक्सकेवेट की गई थी ए के नारायण के द्वारा दोस्तों, जबकि के सिन्हा के द्वारा दोस्तों साइट एक्सकेवेट की गई दोस्तों वह थी आपकी श्रावस्ती। कौन सी थी दोस्तों, जो श्रावस्ती आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों वो एक्सकेवेट की गई है के सिन्हा की। देखिए ध्यान रखिएगा, मैचिंग है नाम में, इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। बीपी सिन्हा होगा तो वैशाली, के सिन्हा होगा तो श्रावस्ती, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। राजघाट किसने किया है, ए के नारायण ने किया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि द साइट ऑफ मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग रिवर। मतलब कि दोस्तों जो मेहरगढ़ पूरा स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। पहला दोस्तों इंडस दिया है, तो इंडस नदी के तट पे तो है नहीं। दूसरा दोस्तों आपका जो नाम दिया दोस्तों वो दिया है हेलमंड, इस नदी के तट पर भी नहीं है। झेलम नदी के भी तट पर नहीं है दोस्तों। जो आपका बोलन नदी है दोस्तों, इस बोलन नदी के तट पर आपका जो मेहरगढ़ पूरा स्थल है, जहां से हमको कृषि के प्राचीनतम प्रमाण दिखाई देते हैं दोस्तों। कृषि के संदर्भ में दोस्तों आपको जो मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है ये अपने आप में बहुत फेमस है, और दोस्तों यहां से हमको इसकी प्राप्ति दिखाई देती है बोलन नदी के तट पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि आस्को परपोला इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। दोस्तों आस्को परपोला एक बहुत ही अधिक लिपि वाले विद्वान थे, जिनको दोस्तों लिपि की जानकारी बहुत अच्छी थी। और प्रश्न यही है कि आस्को परपोला किस काम के लिए जाने जाते हैं, किस काम के लिए फेमस है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के लिए, खरोष्ठी स्क्रिप्ट के लिए, इंडस स्क्रिप्ट के लिए, या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लिए। दोस्तों आस्को परपोला का जो सबसे ज्यादा काम है दोस्तों वो है डिसाइफरमेंट करने के दोस्तों, किस पर, इंडस स्क्रिप्ट पर। दोस्तों इन्होंने ये दावा किया था कि इंडस स्क्रिप्ट को, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उन्होंने इसको पढ़ लिया है, लेकिन दोस्तों इसको विद्वानों के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया है। इस पर अभी भी मतभेद है। तो दोस्तों इनका जो काम है वो इंडस स्क्रिप्ट पर है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो उस पर है। जबकि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट दिया दोस्तों, ये मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है दोस्तों, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामियन सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, हम लोग उसको यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। बाकी दोस्तों जो आपको दो ऑप्शन में दिए गए हैं, खरोष्ठी स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है दोस्तों, ये आपके दोस्तों मौर्य काल में जब आप अशोक की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अशोक की जब शिलालेख पढ़ते हैं या इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको इन दोनों अभिलेखों का नाम, सॉरी इन लिपियों का नाम वहां पर दिखाई देता है। इस वजह से दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि थर्मोलिमेंसिस मेथड इज यूज्ड टू डेट। अब लीजिए, मैंने दोस्तों जब डेटिंग के बारे में पढ़ाया था तो उसी समय बताया था कि डेटिंग कई सारी प्रकार की होती है, चाहे थर्मोलिमेंसिस कह लें, चाहे कार्बन डेटिंग कह लें, फ्लोरीन टेस्ट कह लें, स्ट्रेटिग्राफी कह लें। दोस्तों जितने भी प्रकार हमने आपको बताए सभी की दोस्तों क्या है, एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों जो थर्मोलिमेंसिस है, जिसको हम लोग हिंदी में उष्मा दीप्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, उष्मा दीप्ति। दोस्तों जो उष्मा दीप्ति आपका डेटिंग मेथड दोस्तों, ये यूज किया जाता है किस पे दोस्तों, पॉटरीज पे किया जाता है, अर्थात मिट्टी के बने हुए दोस्तों जो मृद भांड होते हैं, क्या होते हैं, मृद भांड होते हैं दोस्तों, ये उन पर प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, कारण यह है कि जो मिट्टी के बर्तन है दोस्तों वो आग में पकाए जाते हैं। तो ऐसी कोई मिट्टी की वस्तु दोस्तों जो आग में पकाई गई हो, उसको हम लोग थर्मोल्यूमेंसिस मेथड के द्वारा दोस्तों उसकी डेटिंग पता कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आपके एग्जाम में एक और प्रश्न बनता है, किसी बोन की डेटिंग कैसे करेंगे। यदि हमको कोई अस्थि मिल जाए, कोई बोन मिल जाए, तो उसकी डेटिंग कैसे करेंगे भाई साहब। तो ध्यान रखिएगा, किसी अस्थि की या फिर बोन की जो डेटिंग होती है वो होती है किसके द्वारा, वो होती है दोस्तों फ्लोरीन टेस्ट के द्वारा, अर्थात जो उसका फ्लोरीन परीक्षण होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि फिशन ट्रैक मेथड इज यूज्ड फॉर डेटिंग। लीजिए, अभी थर्मोलिमेंसिस डेटिंग था, अब यहां पूछा गया फिशन ट्रैक। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पोटेशियम आर्गन पढ़ाया था सॉरी दोस्तों, जो पोटेशियम आर्गन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि सॉरी दोस्तों, जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग था दोस्तों, वो यूज किया जाता था वॉल्केनिक एश के लिए, अर्थात जो ज्वालामुखी के राख है दोस्तों उसको डेटिंग करने के लिए पोटेशियम आर्गन मेथड अपनाया जाता है। और दोस्तों पोटेशियम आर्गन जो डेटिंग है दोस्तों, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा ओल्डुआई गार्ज का। किसका नाम सुना होगा, ओल्डुआई गार्ज का दोस्तों, जो कि दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया क्षेत्र में स्थित है। और उसकी जो डेटिंग है वो पोटेशियम आर्गन के द्वारा की गई थी। कारण क्या है, क्योंकि वहां से हमको ज्वालामुखी के राख वॉल्केनिक एश के प्रमाण प्राप्त हुए थे। अब मान लीजिए
कि पोटेशियम हमको आर्गन डेटिंग न करनी हो और हमको ज्वालामुखी राख का ही हमको डेटिंग निकालना हो तो किसका उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिशन ट्रैक मेथड भी दोस्तों वही मेथड है दोस्तों जिसके द्वारा हम लोग वॉल्केनिक ऐश जो होता है अर्थात जो ज्वालामुखी के राख है उनका प्रमाण दोस्तों हम लोग प्राप्त करते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो क्ले दिया है, मिट्टी दिया है, मिट्टी के प्रमाण आप लोग पता ही है, यदि मिट्टी के बर्तन होंगे और आग में पकाए गए होंगे तब दोस्तों उसकी प्राप्ति हम लोग डेटिंग थर्मोलेमेंसिस से करेंगे। प्लांट्स के रिमेन्स से दोस्तों तो कार्बन डेटिंग कह लें या फिर हम लोग डेंड्रोक्रोलॉजी कहते हैं जिसको लोग वृक्ष वाले कहते हैं, उससे हम लोग डेटिंग कर सकते हैं। और यदि ह्यूमन बोन्स का प्रमाण है दोस्तों हमारे पास तो उसकी डेटिंग हम लोग फ्लोरीन टेस्ट मेथड से करेंगे, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। तो ये जितनी भी एडिशनल जानकारी दोस्तों मैं आपको देता हूं, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। भाई आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, भैया ये चीजें गलत हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, इतनी दोस्तों चीजें जुटाई जाती है, उसके आपको समय दिया जाता है दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, आपके लिए अपलोड की जाती है दोस्तों। तो आप सभी से भाई बहनों से निवेदन दोस्तों कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों आपके जितने भी यार दोस्त मित्र दोस्तों आप सभी लोग उनको शेयर जरूर करें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जहां पर भी दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि द सुंगा टेराकोटाज आर, मतलब कि दोस्तों जो सुंग काल में टेराकोटा बनाए जाते थे, मृद मूर्तियां बनाई जाती थी, वो किस मेथड से, किस विधि से बनाई जाती थी दोस्तों। तो हमने आपको जब किसी भी आर्किटेक्चरल स्कल्पचर का निर्माण किया जाता था अर्थात कोई स्थापत्य की किसी ऐसी वस्तु का निर्माण किया जाता था दोस्तों तो उसको कई प्रकार की विधियां होती बनाने की, चाहे हम हाथ से बना लें, चाहे चाक के द्वारा निर्मित कर लें, या फिर हम थोड़ा सा हाथ से बनाएं और फिर हम उसको चाक पे बना लें, या फिर किसी सांचे में ढालकर बना लें। तो कई सारी विधियां होती थी उनको बनाने की। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ से आपसे एग्जाम में कि भाई जो सुंगा टेराकोटा है, जो सुंग काल की मृद मूर्तियां हैं, इनका निर्माण कैसे किया जाता था। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है हैंडमेड अर्थात हाथ से बनी हुई, दूसरा दिया है पार्सली हैंडमेड अर्थात थोड़े से हाथ से बनाई गई है, बाकी इनको किसी अन्य विधि से बनाया गया है, तीसरा दिया गया है सिंगल मोल्डेड मतलब एक सांचे की विधि से, और दूसरा दिया गया है डबल मोल्डेड अर्थात दो सांचे की विधि से। आप कहेंगे सिंगल और डबल मोल्डेड क्या होता है सर, ध्यान रखिएगा। यदि हम किसी एक ऐसी मूर्ति का भाग देखें जिसका पीछे का जो पृष्ठ भाग है वो फ्लैट हो और आगे की भाग जो है उस पर नक्काशी मतलब उसका जो शरीर का भाग है जैसा शेप है वो उभर कर आया हो, तो जहां पर सिंगल मोल्डेड होगा तो जो पृष्ठ भाग होगा वो सदैव क्या होगा, फ्लैट होगा, इसीलिए इसको सिंगल मोल्डेड कहते हैं। अर्थात उस मूर्ति का एक तरफ का भाग जो है वो हमको उस मूर्ति की विशेषता को बताएगा, जबकि जो डबल मोल्डेड होती है उसमें दोनों प्रकार की चीजें, अग्रभाग भी पीछे वाला भाग भी पृष्ठ भाग भी, दोनों पर मूर्ति का प्रकार हमको दिखाई देता है, उसके शरीर के उसकी विशिष्ट संरचनाओं के अवशेष हमको दिखाई देते, तो वो होता है डबल मोल्डेड। लेकिन जो सुंगा टेराकोटा है ये किसके द्वारा बनाए गए दोस्तों, तो ये बनाए गए हैं आपके सिंगल मोल्डेड से अर्थात एक सांचे की विधि से। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि द सारनाथ बुद्धा इमेज इन धर्म चक्र मुद्रा बिलोंग्स टू, मतलब कि दोस्तों जो आपके धर्म चक्र मुद्रा में सारनाथ में दोस्तों भगवान बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है वह किस काल की है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मौर्यन पीरियड, सुंगा पीरियड, कुषाणा पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड। तो दोस्तों धर्मचक्र मुद्रा में प्राप्त भगवान बुद्ध की जो सारनाथ से मूर्ति दोस्तों वो गुप्त काल की है, गुप्ता पीरियड की है। अब यहाँ पर एक आपका नाम दिया गया धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा है क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं हम लोग उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा महाभिनिष्क्रमण का, आप लोगों ने नाम सुना होगा धर्म चक्र प्रवर्तन का, निर्वाण का, महापरिनिर्वाण का। तो दोस्तों उसी में से ये शब्द है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। जब भगवान बुद्ध दोस्तों सारनाथ में जाकर अपना पहला उपदेश देते हैं दोस्तों, तो उस घटना को क्या कहा गया है, उस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और यही मुद्रा जहां पर भगवान बुद्ध ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कोई इमेज हमको पता चलता है दोस्तों, तो उस मुद्रा को धर्म चक्र मुद्रा कहा गया है। और ऐसी ही मूर्ति दोस्तों जो सारनाथ से प्राप्त हुई है वो किस काल की है, वह गुप्त काल की हमको पता चलती है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑस्ट्रिच एग सेल बीड्स हैज बीन फाउंड एट, लीजिए
अभी कुछ देर पहले जब हम लोग आजमगढ़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जब पाटड़े आया था तो हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो छिलका है उसका बना हुआ मनका, फिर उस पर नक्काशी के प्रमाण कहां से मिलते हैं। तो हमने आपको वहीं पर बताया था कि महाराष्ट्र में स्थित जो पाटड़े पुरास्थल है वहां से मिलता है। तो आपको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि बिगेस्ट होर्ड्स ऑफ हड़प्पन ज्वेलरी हैज बीन फाउंड रिसेंटली एट। मतलब कि दोस्तों हड़प्पा काल का आभूषणों का सबसे बड़ा होड़, सबसे बड़ा संग्रह, सबसे बड़ा निधि कहां से प्राप्त हुआ है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। कुणाल से, दूसरा दिया गया दोस्तों आपके धौलावीरा से, तीसरा दिया गया दोस्तों राखी गढ़ी से, और चौथा दिया गया दोस्तों मांडी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसके हिसाब से दोस्तों आंसर बताने हैं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोस्तों जो मांडी आपका पूरा स्थल है, मांडी आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, यहां से हमको हड़प्पन ज्वेलरी जो दोस्तों, जो हड़प्पा के आभूषण है दोस्तों, उनकी एक निधि, उनकी एक होड़ देखने को मिलती है। जबकि दोस्तों जो आपका होड़ है, जो आपका कुणाल दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहां से हमको एक क्या कहते हैं मुकुट के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जबकि धौलावीरा की बात करते हैं दोस्तों, तो धौलावीरा आपका हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां से एकमात्र ये हड़प्पा का नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। बाकी सभी के सभी दोस्तों हड़प्पा के नगर 2 ही भागों में विभाजित दिखाई देते हैं, लोअर सिटी और सिटाडेल। बाकी दोस्तों जो राखीगढ़ी आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जाना जाता है। तो इन सभी फैक्ट्स को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेंटिंग्स इन केव नंबर 9 एंड 10 एट अजंता बिलोंग टू द पीरियड ऑफ द। मतलब कि दोस्तों जो अजंता में जो गुफा नंबर 9 और 10 की चित्र है दोस्तों, वो किस काल की चित्र है ये आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो किसी एक सिंगल काल के नहीं है, किसी एक सिंगल पीरियड के नहीं है, बल्कि अलग अलग कालों में हमको वहां पर अलग अलग चित्रकला देखने को मिलती है। लेकिन वह प्रश्न यही है पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो 9 और 10 में है दोस्तों, वो उनका सही आंसर क्या होगा कि वो किस काल की बनी दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शंस है कलचूरी, दूसरा चालुक्यास, तीसरा सातवाहन और चौथा वाकटाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा जो चालुक्य काल है दोस्तों, चालुक्य काल में गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 दोस्तों, जो आपका जनता की है दोस्तों गुफाएं, वहां पर हमको उनकी काल की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य, जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न यह है कि द महायान रॉक कट केव आर फाउंड इन। मतलब कि दोस्तों जो महायान काल है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में विभक्त हुआ था, एक महायान और दूसरा तो जो था वो हीनयान सेक्ट था। अब ये जो महायान सेक्ट का रॉक कट केव मिलता है, ये कहां पर मिला है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कहां से हमको महायान रॉक कट केव्स देखने को मिलता है। पहला दिया गया है कर्नाटक से, दूसरा दिया गया दोस्तों आपका मराठवाड़ा से, तीसरा दिया गया दोस्तों तेलंगाना से, और चौथा दिया गया छत्तीसगढ़ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो कर्नाटक क्षेत्र है दोस्तों, यहां से हमको महायान रॉक कट केव्स के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कि ललित विस्तार रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्क्रिप्ट यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। मतलब दोस्तों जो प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों की संख्या है, वो जो ललित विस्तार पुस्तक है उसमें कितनी बताई गई है। दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पुस्तक है ललित विस्तार, जो कि गणित से संबंधित पुस्तक है दोस्तों। और इस ललित विस्तार में जो प्राचीन समय में जो लिपियों का प्रयोग किया जाता था, स्क्रिप्ट्स का प्रयोग किया जाता था, उनकी संख्या के बारे में जानकारी दी गई दोस्तों। और इसमें बताया गया दोस्तों कि प्राचीन भारत में दोस्तों कुल 64 प्रकार की जो लिपियां हैं दोस्तों, उनकी बारे में जानकारी हमको यहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों। और ये जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है ललित विस्तार। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो सी होगा 64, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि द एक्सटेंट एंशिएंट इंडियन रिटेन रिकॉर्ड्स आर मोस्टली इन।
मतलब कि दोस्तों जो प्राचीन भारत की हमको उपलब्ध लिखित सामग्री है वो मुख्यतः किस चीज पर लिखी गई है और मुख्यतः किस चीज पर पाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पहले हमारे आसपास के जैसे वर्तमान में कॉपीज हैं, बुक्स हैं, वैसे तो कोई चीज थी नहीं और लिखने का कोई विशेष साधन था नहीं। इसी वजह से दोस्तों हमको जो अधिकांश चीजें देखने को मिलती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों किसका, दोस्तों भूर्ज पत्र का नाम सुना होगा। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात दोस्तों भूर्ज पत्र पर हमको अधिकांशतः जो इंडियन रिटन रिकॉर्ड्स है दोस्तों वो देखने को प्राप्त होते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि द इडिक्ट्स ऑफ अशोका इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन स्लैब आर फाउंड एट, मतलब कि दोस्तों जो आपके शिला पर अर्थात पत्थर पर कोरे गए मतलब उकारे गए जो अशोक के अभिलेख हैं वो कहां पर हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस हैं, बहुत सिंपल सा है दोस्तों इसका आंसर, सोपार, सन्नति, धौला, धौली और तीसरा नाम दिया गया दोस्तों एरागुड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो धौली इंस्क्रिप्शन है दोस्तों अशोक का, वहां पर हमको अशोक के एक ऐसा एडिक्ट देखने को मिलता है दोस्तों जो कि एक स्टोन स्लैब के ऊपर उसको क्या किया गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन में जो सी होगा धौली वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया कि नागनिका वॉज द क्वीन ऑफ, मतलब जो नागनिका है दोस्तों रानी, ये किसकी रानी थी दोस्तों, ये आपके सामने पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला दिया गया दोस्तों चिमुक सातवाहन, दूसरा दिया गया सातकर्णी, तीसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी और चौथा दिया गया है यज्ञ सातकर्णी अर्थात यज्ञ सातकर्णी। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो सातकर्णी है इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों नागनिका, अर्थात ये इनकी रानी थी। और दोस्तों इनका एक अभिलेख भी प्राप्त होता है नागनिका का दोस्तों, नागनिका इंस्क्रिप्शन दोस्तों, जिसमें कि कासार्पण जो कि दोस्तों एक प्रकार के मुद्रा का प्रकार था दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पर्ण कासार्पण ये सब दोस्तों मुद्रा के प्रकार थे। और उन्हीं में से दोस्तों जो ये मुद्रा के प्रकार दोस्तों इस नागनिका का जो इंस्क्रिप्शन दोस्तों में उसमें पहली बार सबसे पहली बार वो उल्लेख हमको कासार्पण का उसी अभिलेख में देखने को मिलता है। तो इस फैक्ट को भी दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स आर फाउंड एट, मतलब कि जो गांधार शैली के स्कल्पचर्स हैं, शिल्प हैं, इनके प्रमाण हमको कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए नागदा, चारसद्दा, एहोल और भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो चारसद्दा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, यहां से हमको गांधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट जो स्कल्पचर दोस्तों उनके प्रमाण भर भर के मिले हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि द जातकाज स्टोरी ऑफ सिक्स टस्क्ड एलिफेंट इज डिपिक्टेड इन, मतलब दोस्तों जो 6 दांत वाले हाथी की जातक कथा है ये कहां पर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों छदंत जातक, क्या बोलते हैं, छदंत जातक बोलते हैं दोस्तों। तो जो छदंत जातक की कथा है इसका प्रथम उल्लेख हमको कहां से देखने को मिलता है, कहां पर इसका डिपिक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, भरहुत स्तूप का, सांची स्तूप का, अमरावती स्तूप का और अजंता की गुफाओं का। दोस्तों आप लोगों ने भरहुत स्तूप का नाम सुना होगा दोस्तों, जो कि सभी स्तूपों में सबसे प्राचीन स्तूप के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और जो भरहुत स्तूप है इसमें हमको छदंत जातक अर्थात जो सिक्स टस्ड एलिफेंट है उसका डिपिक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। अभी छदंत जातक या फिर जातक कथाएं होती क्या है, तो ध्यान रखिएगा भगवान बुद्ध के जीवन के पूर्व की जो भगवान बुद्ध की जीवन की कथाएं हैं उनको हम लोग जातक कहानियों के माध्यम से जानते हैं। और इनकी संख्या जो दोस्तों संभवतः मानी जाती है वो मानी जाती है 549 अर्थात 549। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा भरहुत वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, यदि कोई कंफ्यूजन होगा दोस्तों तो जरूर बताएं। प्रश्न अगला ये दोस्तों कि द चोला पीरियड इज फेमस फॉर इट्स, मतलब कि दोस्तों जो चोल काल है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि चोल काल में हमको कांसे की मूर्तियां बहुत देखने को मिलती हैं, अर्थात कांसे की बनी हुई वस्तुओं का निर्माण चोल काल में भर भर के हुआ है। और यही कारण दोस्तों कि जो चोल काल है ये अपने ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए अर्थात जो ब्रॉन्जेज हैं, जो कांस की कला है, ये इसके लिए फेमस माना जाता है। इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न ये है कि दोस्तों
एलिफेंटा इज फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर ऑफ, मतलब कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार की गुफाओं के प्रमाण दोस्तों हमको प्राचीन समय में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एलोरा की गुफाएं हो, एलिफेंटा की गुफाएं हो या फिर अजंता की गुफाएं दोस्तों। तो उन्हीं में से दोस्तों जो एक गुफा है जिसका नाम है दोस्तों एलिफेंटा, ये किसके लिए फेमस थी दोस्तों, इसका स्कल्पचर किसके लिए फेमस माना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया विष्णु, शिव, दुर्गा या फिर यक्षी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अर्थात भगवान शिव की दोस्तों जो मूर्तियां हैं इन्हीं के दोस्तों फेमस है आपका एलिफेंटा गुफा। इस वजह से इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच किंग इज डिपिक्टेड ऑन द क्वाइन प्लेइंग अ हार्प, मतलब कि दोस्तों वह कौन से ऐसे शासक है दोस्तों जिनका हमको की वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकन देखने को मिलता है दोस्तों। तो बहुत सिंपल सा है, वीणा वादन प्रकार की मुद्रा आप लोगों ने सुनी होगी, वीणा वादन प्रकार की मुद्रा दोस्तों आप लोगों ने सुनी होगी, और यह मुद्रा दोस्तों जारी किया था गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक शासक है दोस्तों जिनको कि हम सभी भारत के नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भारत के नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इन्होंने दक्षिणा पथ और उत्तरा पथ की विजय भी दोस्तों हासिल की थी, जिसका वर्णन दोस्तों हमको इनका एक अभिलेख है जिसको हम लोग प्रयाग स्तंभ लेख बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको प्रयाग प्रशस्ति, जिसको लिखा था दोस्तों हरिसेन ने। किसने लिखा दोस्तों, हरिसेन ने लिखा था दोस्तों। और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न यह है दोस्तों कि द स्टैंडर्ड वेट ऑफ पंचमार्क्ड कॉइन, पंचमार्क्ड कॉइन दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आहत सिक्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहत सिक्के। दोस्तों द वेट ऑफ पंचमार्क्ड कॉइन नोन एज कसारपन और पन वॉल, मतलब कि दोस्तों जो कसारपण अथवा पण नाम के जो आहत सिक्के थे, पंचमार्क्ड कॉइन थे, उनका एक मानक वजन क्या था, स्टैंडर्ड वेट क्या था। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, 48 ग्रेन्स, 57.8 ग्रेन्स, 36 ग्रेन्स या फिर 24 ग्रेन्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों जो कसारपण या पण नाम के आपके जो पंचमार्क्ड कॉइन दोस्तों उनका जो स्टैंडर्ड वेट था वो था दोस्तों आपका 48 ग्रेन्स। ठीक है दोस्तों, इस वजह से आपसे जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा कि द गोल्ड दिनार ऑफ कुशानाज वेट, मतलब कि दोस्तों जो आपके कुषाण काल के स्वर्ण दिनार थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुषाण काल में सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिनार कहते दोस्तों। जो स्वर्ण दिनार थे अर्थात सोने के बने हुए सिक्के थे, उनका स्टैंडर्ड वेट क्या था दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 64 ग्रेन्स, 84 ग्रेन्स, 124 ग्रेन्स या फिर 100 ग्रेन्स। दोस्तों जो कुषाण काल में स्वर्ण दिनार हमको देखने को मिलते हैं, उनका दोस्तों जो वजन था वो था आपका 124 ग्रेन्स। दोस्तों इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो से आपको यदि हेल्प मिल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न ये दोस्तों कि द गुप्ता गोल्ड क्वाइंस, द गुप्ता गोल्ड क्वाइंस और नोन एज, मतलब कि दोस्तों जो गुप्ता गोल्ड क्वाइंस है अर्थात दोस्तों जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं हैं, हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं दिनार, रूपक, कसारपण या फिर सुवर्ण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं हैं इनको हम लोग दिनार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, दिनार के नाम से जानते हैं। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन में जो ए होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि द हेडलेस स्टैच्यू ऑफ किंग कनिष्का कम्स फ्रॉम, मतलब कि दोस्तों जो राजा कनिष्क की मूर्ति दोस्तों वो भी बिना सिर के बिना धड़ के दोस्तों, उसकी प्राप्ति कहां से की गई है दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कुषाण वंश के शासक थे आपके राजा कनिष्क, और इनकी दोस्तों एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका ऊपर का सिर नहीं प्राप्त हुआ है। और इसी वजह से दोस्तों ये काफी फेमस भी रहा, चर्चा का विषय भी रहा दोस्तों। और इसकी प्राप्ति की गई दोस्तों मथुरा कला में बनी हुई दोस्तों, ये मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन में जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तब तक दोस्तों आप चाहें तो हिंदी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो प्रश्न बताए जा रहे होंगे आपको दोस्तों प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की जो कोई भी चीज कंफ्यूजन में लगे, डाउट लगे दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको जो नंबर दिया गया दोस्तों, आप नंबर के माध्यम से भी किसी भी चीज को कॉल करके या मैसेज करके जान समझ सकते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया जहां पर लिस्ट वन को लिस्ट टू से दोस्तों क्या कराना है, मैच कराना है। अब दोस्तों जो लिस्ट वन में दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों ह्यूमन फॉसिल्स के नाम, अर्थात मानव के जो प्रकार के नाम है वो दिए गए हैं दोस्तों, और साथ में जो ह्यूमन फॉसिल से एसोसिएटेड दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अर्थात जो मानव की प्रकार से संबंधित जो पुरातत्वविद हैं उनके नाम दिए गए। सबसे पहले दोस्तों जो नाम दिया गया है वह दिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस फ्रांसिस। अब देखिए दोस्तों शुरू में ही हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दो हमको सब स्पीसीज दिखाई देते हैं, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस और दूसरा दोस्तों दिखाई देता है हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। तो अब दोनों का आपको ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित पुरातत्व कौन है। अब दोस्तों जब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीसेंसिस की, दोस्तों जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस है दोस्तों, इसको दोस्तों किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था दोस्तों आपके डोनाल्ड जॉनसन द्वारा। किसके दोस्तों, जो डोनाल्ड जॉनसन दोस्तों उन्होंने खोजा था। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं आपके 1 मिनट दोस्तों, हथनौरा फॉसिल्स की बात करें दोस्तों तो आपका सी का हो जाएगा अरुण सोनाकिया, सी का टू, सी का टू जो है दोस्तों अपना हथनौरा जो जो प्राप्त दोस्तों पुरा जीवाश्म में दोस्तों, इसकी प्राप्ति कहां से की गई थी दोस्तों, तो इसकी प्राप्ति की गई थी आपकी कहां से, वो की गई थी दोस्तों हथनौरा से, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। तो ए का थ्री अर्थात ए का दोस्तों जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस फ्रांसिस दोस्तों डोनाल्ड जॉनसन द्वारा किया गया था। जबकि दोस्तों होमो हैबिलस की बात करते हैं दोस्तों, तो होमो हैबिलस जो है दोस्तों ये आपके एलएसबी लिखी दोस्तों, जिनका दोस्तों संबंध ओल्डुवाई गार्ज पुरा स्थल से, किससे दोस्तों, ओल्डुवाई जो गार्ज दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों कहाँ का, तो जो साउथ अफ्रीका के दोस्तों जो तंजानिया क्षेत्र है वहां से दोस्तों एलएसबी लिखी का दोस्तों पे काफी अच्छा काम है, और दोस्तों होमो हैबिलस इनको एसोसिएट किया जाता है। वहीं पे दोस्तों हथनौरा का हमने बताया ही दोस्तों, और सोनाकिया को दोस्तों 5 दिसंबर 1982 के आसपास दोस्तों इनको मिला था। जबकि दोस्तों जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है दोस्तों, ये आपके किसके द्वारा खोजे गए दोस्तों, इनसे संबंधित है दोस्तों आपके रेमंड डार्ट, जो कि 1924 से 1925 के बीच में दोस्तों इन्होंने इसका खोज किया था। तो इस चीज को दोस्तों हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे, और यही से दोस्तों जो बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई दोस्तों, इसको हम लोग टोंग बेबी के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को भी दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपको दोस्तों लिस्ट वन को लिस्ट टू से दोस्तों मैच कराना है, जहां पर दोस्तों आपको जो लिस्ट वन है उसमें दोस्तों नाम दिए गए हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स के, और जो लिस्ट टू है दोस्तों इसमें नाम दिए गए हैं इनके संबंधित एक्सकेवेटर या फिर आर्कियोलॉजिस्ट के। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन नाम में दिया गया है देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट। दोस्तों ये जो देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके एक्सकेवेटर कौन है दोस्तों, तो इसके एक्सकेवेटर माने जाते हैं दोस्तों आपके बी सुब्बा राव। ये दोस्तों पर्सनालिटी ऑफ इंडिया पुस्तक हमने आपको बार बार बताया था, उसी तरह में बताया भी था दोस्तों कि बी सुब्बा राव ने दोस्तों पर्सनालिटी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है, और दोस्तों इन्होंने ही जो देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको भी दोस्तों इन्होंने एक्सकेवेट किया है। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो जो आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों ये एक्सकेवेट की गई थी अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर जॉन मार्शल। हालांकि दोस्तों एक्सकेवेट किया था आपके आरडी बनर्जी ने, अर्थात जिसको हम लोग राखल दास बनर्जी कहते हैं दोस्तों, लेकिन यदि हम निर्देशन की बात करते हैं तो वो किया था सर जॉन मार्शल ने 1922 में, अर्थात 1922 में। वहीं पे दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोथल, लोथल दोस्तों एक्सकेवेट किया गया था एस आर राव के द्वारा दोस्तों। यहां से हमको बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, गल्फ की खाड़ी की मुद्रा के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, साथ में यहां से हमको नाव की भी प्रमाण दिखाई देते हैं। और दोस्तों जो एस आर राव है दोस्तों, इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी अर्थात भारतीय समुद्री पुरातत्व विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नाम हमको मिलता है अरिका मेडू आर्कियोलॉजिकल साइट का। जो अरिका मेडू दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसमें एक ही बचा दोस्तों, वो है उससे एसोसिएट करते हैं दोस्तों आपके कौन, तो वो करते हैं दोस्तों आर ई एम व्हीलर, अर्थात जो मार्टिमर व्हीलर दोस्तों ये एसोसिएट करते हैं दोस्तों। और भारत में मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों जो स्ट्रेटरीग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उसका सिद्धांत इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न ये दोस्तों
कि क्वेश्चन नंबर 42 में फिर आपको दोस्तों लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है दोस्तों। जो लिस्ट वन है दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट वन में दोस्तों आपके साइट्स के नाम दिए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं, और जो लिस्ट टू है दोस्तों, यहाँ पर उनके एक्सकेवेटर के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों जो नाम दिया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट का, वह दिया गया है दोस्तों आहार। जो आहार आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, ये किसके द्वारा एक्सकेवेट की गई थी दोस्तों? तो बहुत सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है दोस्तों। जो आहार आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये एक्सकेवेट की गई थी दोस्तों HD सांकालिया के द्वारा। किसके दोस्तों? आहार एक्सकेवेट किसने किया था? ये दोस्तों आपका किया था HD सांकालिया ने। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं आपके शिशुपालगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट की, दोस्तों जो शिशुपाल आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये एक्सकेवेट की गई थी बीबी लाल सर के द्वारा। वहीं पर दोस्तों आपका जो मास्की आर्कियोलॉजिकल साइट है, मास्की आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों जो एक्सकेवेट की गई थी, ये एक्सकेवेट की गई थी बीके थापर के द्वारा। बचा हुआ दोस्तों जो बरौली आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये एक्सकेवेट किया गया था RS बिष्ट के द्वारा। इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तब तक दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपके संबंधित महत्वपूर्ण आपके दोस्तों बुक्स के नाम दिए गए दोस्तों, जहां पर दोस्तों लिस्ट वन में बुक्स के नाम है और लिस्ट टू में दोस्तों उनसे एसोसिएटेड ऑथर्स के नाम आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी नाम दिया गया दोस्तों। जो आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी दोस्तों पुस्तक है, इसके लेखक दोस्तों जाने जाते हैं ग्राहम क्लार्क दोस्तों। वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों आपके यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के दोस्तों, तो ये एसोसिएट होता है आपके HD सांकालिया से। कोलंबो जो है दोस्तों, कोलंबो फॉल्स जो दोस्तों ये एक्सकेवेट किया गया था आपके किसका दोस्तों? तो ये आपका किया गया था JD क्लार्क द्वारा दोस्तों। बाकी बचा दोस्तों पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, अभी हमने बताया दोस्तों कि B सुब्बा राव ने दोस्तों, जिसने की देवनी मोरी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको उन्होंने एक्सकेवेट किया था। तो इन सभी चीजों को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों इनसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनते हैं और मैचिंग वाले क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो सभी फैक्ट्स को दोस्तों जरूर ध्यान में रखें, राइट डाउन कर लें, नोट अप करें दोस्तों, जिससे कि आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक जल्दी से हिंदी वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि यहाँ पर भी आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से दोस्तों मैच कराना है। जो लिस्ट वन में जो चीजें दी गई हैं दोस्तों, ये मृदभांडों के नाम दिए गए, टाइप्स ऑफ पॉटरीज के नाम दी गई हैं, और जो लिस्ट टू है दोस्तों, ये इनके जो फाइंडिंग्स आपके लोकेशंस हैं, अर्थात जहां से इन पुरावशेषों को प्राप्त किया गया, ये उनके नाम दिए गए। सबसे पहले दोस्तों जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पेंटेड ग्रेवियर का, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों PGW, और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड। तो दोस्तों जो पेंटेड ग्रेवियर है, जिसको लोग PGW बोल रहे हैं, पेंटेड ग्रेवियर को चित्रित धूसर मृदभांड बोल रहे हैं, इनकी सबसे पहली प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं, हमने पढ़ाया भी था, बताया भी था दोस्तों कि जो PGW दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रमाण हमको अहिच्छत्र में देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों यदि हम OCP की बात करते हैं, अकर्ड कलर्ड पॉटरी की बात करते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में गैरिक मृदभांड बोलते हैं दोस्तों। तो जो गैरिक मृदभांड है, अकर्ड कलर्ड पॉटरी जो दोस्तों, जो कि ताम्र निधियों से इनको एसोसिएट किया जाता है, कॉपर होर्स से इनको एसोसिएट किया जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कॉपर होर्स के समय में कौन सी पॉटरी थी? तो ध्यान रखिएगा OCP थी। और इस OCP का प्रमाण हमको कहां से देखने को मिलता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा OCP का प्रमाण हमको इस हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट से देखने को मिलता है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं रोलेटेड वेयर की दोस्तों, तो आप लोगों को एरिटाइन मृदभांड का नाम सुना होगा, रोलेटेड वेयर का मृदभांड नाम सुना होगा दोस्तों। जो आपका रोलेटेड वेयर दोस्तों, ये पाया गया था दोस्तों कहां से? अरिका मेडो आर्कियोलॉजिकल साइट से। वहीं पर दोस्तों जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों NBPW बोलते हैं दोस्तों, तो ये जो आपका उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है दोस्तों, इनकी प्राप्ति कहां से की गई थी? तो इनकी प्राप्ति दोस्तों इस तक्षशिला आर्कियोलॉजिकल साइट से प्राप्त की गई थी। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से आपको क्या करना है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या कराना है? मैच कराना है। दोस्तों जो लिस्ट वन है, यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स अर्थात इसमें आपके स्तूप और टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, और जो तीसरा दोस्तों आपको जो लिस्ट टू है दोस्तों, इसमें इनके लोकेशंस के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर रहा है अशोक स्तूप की। अशोकन स्तूप दोस्तों कहाँ से मिला है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से आपको क्या कराना है? मैच कराना है। तो जो अशोकन स्तूप है, इसका हमको कहाँ पे होगा दोस्तों? तो अशोकन स्तूप का प्रमाण हमको दोस्तों कहां देखने को मिलता है? ये सांची से देखने को मिलता है। जो सांची का स्तूप है दोस्तों, ये अशोक के काल का है,
जब का दोस्तों हम बात करें यदि आपके धमेक स्तूप की दोस्तों, तो धमेक स्तूप आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ का दोस्तों है, तो ये सारनाथ में स्थित आपका स्तूप है दोस्तों। जो सन टेम्पल है, दो ही सन टेम्पल आपके दोस्तों फेमस है, एक है दोस्तों कोणार्क का सन टेम्पल जो कि आपका उड़ीसा में है, और दूसरा दोस्तों मोढेरा का सन टेम्पल दोस्तों। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी बचा दोस्तों आपका कैलाश टेम्पल दोस्तों, तो जो एलोरा का दोस्तों जो कैलाश टेम्पल है ये आपका फेमस है दोस्तों, जो केव नंबर 16 में स्थित है। आगे चलते दोस्तों, इसका सही आंसर बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, तब तो जल्दी से एक बार हिंदी वाले छात्र जो दोस्तों चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, एक बार फिर से आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या कराना है, मैच कराना है दोस्तों। जहां पर जो लिस्ट वन है ये बात करता है दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, वहीं पर जो दोस्तों लिस्ट टू है इनके राइटर्स और ऑथर्स के बारे में बात करता है। जो लिस्ट वन है दोस्तों, ये सबसे पहले बुक्स का नाम दिया गया था इंडो ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक्स दोस्तों बुक्स है, इसके यदि हम राइटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडो ग्रीक जो बुक है, इंडो ग्रीक है दोस्तों बुक है, ये राइट की गई थी, लिखी गई थी AK नारायण के द्वारा दोस्तों। जबकि हम बात करते हैं द इंडस एज की, तो इंडस एज दोस्तों लिखी गई थी GL पॉसल के द्वारा दोस्तों, GL पॉसल ने इसको लिखा था। वहीं पर बहुत फेमस, अलग से आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि मात्र इसकी वजह से आप प्रश्नों को सही कर ले जाएं दोस्तों, जो आपका द सरस्वती फ्लोज ऑन पुस्तक है दोस्तों, इसको लिखा था किसने दोस्तों, इसको लिखा था BB लाल ने। किसने लिखा दोस्तों, BB लाल को लिखा गया था। जबकि दोस्तों जो इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे है ये लिखा गया था दोस्तों आपके HD सांकालिया के द्वारा। इस वजह से दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं किसी एक पुस्तक का भी नाम आपको याद है, दो पुस्तक है इनमें से, तो भी आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। मान लीजिए बार बार दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होता है, द सरस्वती फ्लोज ऑन, ध्यान रखिएगा ये आपको एकदम रट लेना है दोस्तों। और ये लिखा था BB लाल ने, इस वजह से सी का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा सी का जो 4 है दोस्तों केवल केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिना कुछ आप टिक लगाए भी दोस्तों चाहे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जा सकते थे। तो ऐसे ही दोस्तों आपको कुछ चीजें एकदम दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों, कि मान लीजिए बाकी भी प्रश्न याद नहीं है तो आप दोस्तों बाकी चीजों को आराम से कर ले जाएं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एविडेंस ऑफ प्लाउडेड फील्ड, एविडेंस ऑफ प्लाउडेड फील्ड हैज बीन फाउंड एट, मतलब कि दोस्तों जो जुते हुए खेत के प्रमाण हैं उनके अवशेष हैं कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो सिंपल सा प्ले ग्रुप के बच्चों का क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों जो आर्कियोलॉजिकल साइट है कालीबंगा, जिसको हम लोग काली चूड़ियों का प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इस कालीबंगा से हमको प्लाउडेड फील्ड के प्रमाण प्राप्त होते हैं। साथ ही दोस्तों इस कालीबंगा से हमको हमको फायर अल्टर्स के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, और इसके लिए भी दोस्तों आपका कालीबंगा पूरा स्थल फेमस है। यहाँ से ग्रेनरिस के भी प्रमाण मिले हुए हैं दोस्तों। इन सभी चीजों के प्रमाण आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं पर हम बात करते हैं सुरकोदरा की दोस्तों, तो सुरकोदरा से हमको हॉर्स के बोन्स के प्रमाण मिले हैं, उनके अस्थियों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। जबकि धौलावीरा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे दो नदियों के प्रमाण मिले हैं, मनसर और मनहर। एकमात्र ऐसा नगर दोस्तों धौलावीरा है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, सीटाडेल, लोअर टाउन और मिडिल टाउन में। जबकि दोस्तों धौलावीरा से हमको सबसे बड़ा हड़प्पा काल का सबसे बड़ा लिपि युक्त जो पट्टा है दोस्तों कहां से प्राप्त होता है, तो इसी धौलावीरा से प्राप्त होता है। तो इन सभी फैक्ट्स को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और वीडियो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई जाती है कि दोस्तों पूछिए मत। तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन आप सभी इस समय देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपके जो दोस्त मित्र यार हैं वो भी दोस्तों माध्यम से जुड़ पाएं और अपनी चीजों को आगे तक ले जा पाएं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों जो कि असर्शंस और रीजंस के प्रश्न है। असर्शन दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है आपके सामने कि द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिक्लाइन ड्यू टू एरिडिटी, मतलब कि दोस्तों जो पश्चिम भारत की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं उनकी जो पतन का कारण बताया गया दोस्तों, वो बताया गया जलवायु की शुष्कता माना जाना। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पश्चिमी भारत में तांबे का हमको भरपूर अवशेष देखने को मिलता है, और इसी वजह से दोस्तों वहां पे चालकुलिथिक कल्चर भी देखने को मिलता है, अर्थात ताम्र पाषाण काल देखने को मिलता है। अब वहां पर इसका पतन का कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि वहां पर क्या हो गया भाई, जलवायु शुष्क हुई और उस वजह से क्या हो गया कि वहां पर उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और कारण क्या बताया गया है कि इन्वेजन बाय द मेगालिथिक पीपल, अर्थात जो मेगालिथिक अर्थात जो महापाषाण काल के लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया और उसके कारण चालकुलिथिक पीरियड क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई। देखिए
पहला कारण तो सही है कि ठीक है भाई, क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके वजह से वहां पे जलवायु शुष्क हो गई, जो उनका क्लाइमेट था वो एरिडिटी कंडीशन का आ गया, इस वजह से वहां पे क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगा। ये तो फैक्ट क्या है आपका, सही है। लेकिन ये कहना कि वहां पे मेगालिथिक पीपल ने आक्रमण किया, इनके द्वारा इन्वेजन किया गया, ये जो फैक्ट है आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी होगा, अर्थात जहां पर ए सही है और आर गलत है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, इतना तो आप कहने पे प्लीज लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, क्या यहाँ पर दिया गया कि आर्यन इन्वेजन डिस्ट्रॉयड द इंडस सिविलाइजेशन, मतलब कि आर्य आक्रमण के कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो भैया आप सभी लोग जानते हैं जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, ये क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। इस सिद्धांत को जिसने मैक्स मुलर ने दिया था, ये पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इसको क्या कर दिया गया है, इसको नकार दिया गया है। अब रीजन क्या बताया गया है कि ड्राइंग ऑफ सरस्वती वाज द मेजर फैक्टर इन द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो ऐसी नदियां थी जिनके किनारे अधिकांशतः सभ्यता के नगर बसे हुए थे। पहली थी सिंधु नदी और दूसरी थी आपका सरस्वती नदी। और सबसे ज्यादा हमको जो नगर प्राप्त होते हैं वो सरस्वती नदी के तट पे होते हैं। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग वर्तमान में सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। पहले केवल सिंधु सभ्यता नाम था, लेकिन जब से नया रिसर्च हुआ है इसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अधिकांशतः जो स्थल है हमको इस सरस्वती नदी के तट पर देखने को मिलते हैं। अब जब सरस्वती नदी ही सूखने लगेगी तो सिंपल सी बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये गलत है, अर्थात फॉल्स है। जबकि जो आपका रीजन दिया गया है वो सही है, करेक्ट है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के दोस्तों और इस पेपर के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो चीजें हैं समझ में आ रही होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। जो भी कंफ्यूजन दोस्तों उसको जरूर हमारे साथ कंसर्न करें। दोस्तों ये आपका जो 50वां प्रश्न है ये आपका दोस्तों पैसेज का है। दोस्तों आप इसे पढ़ के कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों हमें इसका उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो चीजें हमने आपको आज डिस्कस की 2004 के पेपर के रिगार्डिंग वो आपको समझ में आई होंगी। यदि दोस्तों आपको चीजें समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस और क्वेश्चन पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।